आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जनसंख्या और हमारा पर्यावरण। बच्चों, इस चैप्टर में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जनसंख्या का बढ़ना हमारे लिए किस प्रकार लाभकारक है या हानिकारक है, जनसंख्या वृद्धि का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सबको आज के चैप्टर में हम सभी लोग समझने वाले। तो अगले 20 मिनट लगातार ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िए, समझिए और इसके बाद अपने जीवन में इसको अप्लाई भी करें, जिससे कि इसका सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको मिल सके। बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं बढ़ती जनसंख्या और घटती सुविधा, यानी जब जनसंख्या बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, तो क्या होता है, सुविधाएं कम होना शुरू हो जाती। यानी कि जो हमारे पास सुविधाएं पहले उपलब्ध थी वो जनसंख्या बढ़ने के बाद धीरे धीरे कम होती हुई चली जा रही हैं। एक उदाहरण लेते हैं, एक गांव है जगतपुर। यहाँ पर पहले गांव में सुख सुविधाएं बढ़िया थी, अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सभी लोग कि यहाँ आबादी बढ़ने लगी। जहाँ पहले खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जमीन उपलब्ध थी और सभी के लिए चिकित्सा, शिक्षा, आवास, वस्त्र और यातायात की सुविधा भी थी, लेकिन ये बढ़ती हुई आबादी ने क्या किया, गांव में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया। क्योंकि जो आबादी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, तो जो खेती युक्त भूमि थी, खेती वाली भूमि थी और जो अन्य सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में कम पड़ने लगे। कहने का मतलब जितनी जनसंख्या बढ़ी उस अनुपात में खेती हेतु जमीन और सुख सुविधाएं नहीं बढ़ पाई, दोनों का अनुपात बिगड़ गया और फिर बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होना शुरू हो गई। बच्चों, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ केवल ये नहीं होता है यानी लोगों की वृद्धि, यानी लोगों की संख्या बढ़ गई इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनसंख्या वृद्धि का जो असली मतलब है वो तब होता है किसी क्षेत्र विशेष की जनसंख्या वृद्धि का आकलन हम तभी कर सकते हैं जब सामाजिक और आर्थिक सुविधाओं होने के बावजूद भी हम अपना जीवन यापन ठीक से नहीं कर पाते। जैसे कि भूमि, जल और खाने का सामान, खाद्य पदार्थ आदि, ये सारे जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनको कम पड़ने लगे, तो हम कह सकते हैं वहां पर जनसंख्या वृद्धि हुई है। यानी रिसोर्स की कमी होना ही जनसंख्या वृद्धि का एक इंडिकेटर। केवल जगतपुर जैसा एक छोटा सा गांव ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरे देश में जनसंख्या वृद्धि की हालात ऐसे होते जा रहे हैं। यदि जगतपुर गांव जैसे ही हमारे देश की आबादी बढ़ती रही तो हमारी हालात आने वाले 10 से 15 साल में क्या होगा, ये एक चिंताजनक विषय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत चीन के बाद द्वितीय स्थान पर था, लेकिन अभी हाल ही में नए डाटा आए हैं जिसके अनुसार भारत नंबर 1 हो चुका है। यानी आबादी के मामले में पूरी दुनिया में जो भारत की रैंक है, भारत देश है, वो इस समय प्रथम रैंक पर आ चुका है। इंडिया फर्स्ट रैंक पर है आबादी के मामले में। भारत ने चीन को पीछे कर दिया है आबादी के मामले। तो आज हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं और हमारे पास ज़मीन अराउंड 2% है, लेकिन आबादी की बात करें तो अराउंड 16% के आसपास की आबादी हमारे देश में निवास करती है। तो कहीं ना कहीं जमीन कम है और आबादी ज़्यादा है, तो जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव, ये तीनों के बीच में एक प्राकृतिक संतुलन हमेशा बना रहता है और इसी संतुलन की वजह से प्रकृति ठीक से काम कर पाती। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है, अगर वनस्पति या प्राणी पर्यावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेते हैं तब तो वो ठीक है, लेकिन अगर जरा सा भी पर्यावरण में थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मानव इन सभी पर पड़ने लगता है। कहने का मतलब अगर पर्यावरण में थोड़ा सा भी संतुलन बिगड़ता है तो फिर पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे मानव ही क्यों ना हो, इन सब पर पर्यावरण के परिवर्तन का दुष्परिणाम देखने को मिलता है। बढ़ती हुई जो आबादी है वो पर्यावरण का अस्तित्व खतरे में डाल रहा है। यानी कि जो पर्यावरण, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ रहा है। पर्यावरण की अनवरत वृद्धि की वजह से एक तरीके से प्रेशर, दबाव बनता जा रहा है। जनसंख्या और मानव द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का अनुपातिक असंतुलन पैदा हो गया है। यानी कि जितनी वस्तुएं होना चाहिए उपभोग के लिए उतनी वर्तमान में उस आबादी के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध नहीं। इस संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध जनसंख्या शास्त्री हुए हैं जिनका नाम है माल्थास ने एक विचार दिया है जो कि वर्तमान में बिल्कुल सही सिद्ध हो रहा है। उन्होंने कहा था जो खाद्य सामग्री है, खाने पीने की जो सामग्री में जो वृद्धि हो रही है वो हमेशा अंगगणितीय क्रम में होती है। यानी कि आज 1 है, कल 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 7 होगा, ऐसे ही
क्रम में बढ़ता है। लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो ज्यामितीय क्रम में बढ़ती। ज्यामितीय क्रम का मतलब क्या हुआ, अगर आज 2 है तो आबादी 2 से 4 हो जाती है, 4 से 8 होती है, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से गुणोत्तर क्रम में बढ़ती हुई चली जाती है, ज्यामितीय क्रम में बढ़ती हुई आगे चली जाती। तो इस प्रकार ये जनसंख्या वृद्धि कहीं ना कहीं हमारे जो खाद्य सामग्री को सही से के बराबर मैच नहीं करती। इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रहन सहन है, जीवन शैली है, इस पर प्रभाव पड़ता है। जीवन शैली कहीं ना कहीं प्रभावित होकर कमजोर हो जाती है। आइए एक चित्र में देख पाते हैं। एक परिवार दिया हुआ, इस परिवार में यहाँ पर 4 सदस्य हैं और दूसरे परिवार में यहाँ पर 6 सदस्य। जब सदस्यों की संख्या कम थी तो आसानी से परिवार खुशहाल था, लेकिन जो ही जनसंख्या बढ़ी तो हर एक चीज़ की, हर एक संसाधन कम पड़ने लगे और जीवन यापन, जो जीवन स्तर है, रहन सहन है, वो प्रभावित होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार ये जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता है। आइए समझते हैं कि जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं आज हमारे सामने उपस्थित हैं। अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणामों की, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो है खाद्यान्न की समस्या। यानी कि जो खाना पीने का सामान है, गेहूं चावल राशन है, वो राशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बच्चों उसकी समस्या उत्पन्न हो रही है, राशन सभी को मिल नहीं पाता है। दूसरा जो नुकसान है वो नुकसान है जीवन की गुणवत्ता में कमी। यानी कि वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन अच्छे तरीके से जीवन जी सकते हैं, वो जनसंख्या वृद्धि संभव नहीं है। और तीसरी समस्या का नाम है आवास की समस्या। अगर घर छोटा है तो कम लोग हैं तो आसानी से रह सकते हैं, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उस छोटे से घर में रहना मुश्किल होता है। यानी कि आवास की कमी की समस्या देखने को मिलती है। चौथी समस्या मिलती है स्वच्छता की कमी। यानी जहाँ संख्या कम होती है वहाँ आसानी से सफाई रखना संभव है, लेकिन जहाँ आबादी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर सफाई रखने की समस्या भी देखने को मिलती है। चिकित्सा की सुविधा की कमी। आजकल अस्पतालों में जाते हैं तो लाइन लगानी पड़ती है, भीड़ लगती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, सुविधाएं कम हो गई। रोजगार की समस्या। जब जनसंख्या वृद्धि होती है तो उसी के अनुपात में रोजगार की भी जरूरत पड़ती है और उतने रोजगार उत्पन्न न होने की वजह से रोजगार की समस्या यानी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगली समस्या आती है ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात। आज आप बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती है, बहुत भीड़ होती है। वो ऐसा क्यों होता है? जनसंख्या वृद्धि का ये परिणाम है। प्रदूषण की समस्या। जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ती है उतना ही अधिक प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो। हर तरह के प्रदूषण की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। और आखिरी जो परिणाम है, वो समस्या है, वो पेयजल की समस्या। यानी कि आबादी बढ़ने से पीने के पानी की ही समस्या हमें देखने को मिलती है। तो बच्चों ये बहुत मेजर समस्याएं थी। खाद्यान्न की समस्या, जीवन में गुणवत्ता, आवास, स्वच्छता, चिकित्सा की सुविधा, रोजगार, यातायात और प्रदूषण और पेयजल की समस्याएं शामिल हैं प्रमुख रूप से जनसंख्या वृद्धि के ये परिणाम हम कह सकते हैं। तो इन बातों को याद रखें और परीक्षा में जब भी प्रश्न आए तो इनको आप उत्तर दें। प्यारे बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए भोजन की जरूरत होती है, यानी खाना की जरूरत है। दूसरा जरूरत होती है कपड़े की और तीसरा जरूरत होती है मकान की। यानी 3 बेसिक चीजें होती हैं। हमें जीवन जीने के लिए खाना चाहिए, फिर कपड़े चाहिए, फिर रहने के लिए घर चाहिए। ये जरूरतें क्या होती हैं? ये जरूरतें किससे पूरा होंगी? जमीन से। और जमीन क्या है? सीमित है, यानी कि एक सीमित मात्रा में ही जमीन है। तो जो भूमि है इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का आधार होती है। और जनसंख्या वृद्धि होने से जो कृषि करने लायक जो भूमि होती है वो क्या होती है? वो अन्य क्षेत्रों में उपयोग होने लगती है। यानी कि जो खेती के लिए जमीन होती है उसमें कहीं ना कहीं मकान बनने लगता है, फैक्ट्री लगने लगती है, रोड बनने लगती है। तो कृषि योग्य भूमि की भी कमी देखने को हमें मिलती है। जैसे एक परिवार को ले लें, परिवार में जिस सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है तब हमें क्या देखने को मिलता है? खेत खलिहान जो होते हैं, खेत खलिहान, घर, मकान आदि जो संपत्तियां होती है उसमें क्या हो जाता है? बंटवारा। यानी कि वो टुकड़ों टुकड़ों में क्या होता है? बढ़ जाता है। संपत्तियां छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं। जिन संपत्ति में पहले 4 सदस्यों का भरण पोषण आसानी से होता रहा, अब क्या हो गया? उस संपत्ति में 10 से 12 लोगों का भरण पोषण की समस्या देखने को मिलती है। तो क्या इस स्थिति में सभी लोग बेहतर जीवन जी सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आजकल आप देखते होंगे इस प्रकार से शहरों में घर बने हुए हैं, बिल्कुल भी जगह नहीं होती है और बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए कहीं न कहीं मुसीबत का कारण। बढ़ती हुई जनसंख्या के बेहतर जीवन स्तर के लिए जो खेत खलिहान है उसका क्षेत्र बढ़ाना होगा, आवास का क्षेत्र भी बढ़ाना होगा, यानी कि घर भी बनाने होंगे, जमीन भी बनानी होगी, और इन सभी के लिए भूमि की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए लोग बाग बगीचे, तालाब, नहर, खेत खलिहान योग्य भूमि का उपयोग करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें आवास और खाद्यान्न समस्या तो हल हो जाएगी, यानी कि खाद्यान्न की समस्या हल होगी और आवास हल हो जाएगा।
लेकिन जो अन्य समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगी। जैसे कि बागों के हरे भरे पेड़ पौधों को काटने से, तालाबों को पटने से पर्यावरण संबंधी बहुत सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, वायु प्रदूषण होगी, CO2 गैस की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उसी प्रकार जलवायु परिवर्तन की भी समस्या हमें देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी जो कि हमारे कहीं न कहीं पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होंगी। फिर बात आती है जनसंख्या वृद्धि में एक बहुत बड़ी समस्या है, वो है रोजगार के अवसर की कमी। यानी अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं हमें समस्या आएगी, हम कैसे जीवन यापन करें। तो कुशल और शिक्षित लोग भी जो होते हैं उनको भी कहीं न कहीं रोजगार प्राप्त करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, विचार करिए। क्योंकि जो अवसर हैं रोजगार के वो बहुत सीमित हैं और बेरोजगारी बढ़ने के कारण युवाओं में लगातार हताशा और आपराधिक प्रवृत्ति भी बढ़ती हुई चली जाए। तो कहीं न कहीं रोजगार की कमी से अपराध और हताशा दोनों की वृद्धि देखने को मिलती है। आज आप देखते हैं बसों में या ट्रेनों में लोग बैठने की जगह नहीं होती, लोग छत पर भी बैठ लेते हैं। यानी कि बस और ट्रेन की छत के ऊपर बैठकर भी यात्रा करने से सकुचाते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ट्रेन बस यातायात के वाहनों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वृद्धि तो हुई है लेकिन जनसंख्या वृद्धि के वजह से समस्याएं उत्पन्न हो रही, क्योंकि उतनी मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है। अगर आप स्वास्थ्य केंद्रों में जाते हैं तो वहाँ भी भीड़ की समस्या देखने को मिलती है। आपने ध्यान दिया होगा राशन की दुकान में, यहाँ क्या होता है, जो टिकट घर होता है वहाँ पर क्या होता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, कतारें लगी होती हैं। ये सारी कतारें जो लगी होती हैं वो किसका परिणाम है, जनसंख्या वृद्धि का ही परिणाम है। सामाजिक सुविधाओं के अंतर्गत हमें जो उद्यान हैं, सड़कें हैं, नलकूप हैं, स्कूल, हैंडपंप हैं, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन इन जगहों में भी क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है और सभी लोग इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते जनसंख्या वृद्धि की वजह से। चलिए बात करते हैं महानगरों की। महानगरों में जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से जो मकान थे, मकानों की जो कीमत है वो बहुत बढ़ गई। मकानों की कीमत वृद्धि होने की वजह से जो गरीब लोग हैं वो मकान खरीदने में असमर्थ हो गए। और भारत कैसा देश है, विकासशील देश है। यहाँ लोग पैसा कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए बड़े बड़े नगरों में आते हैं और वहाँ जाकर प्रायः जहाँ पर जल जमाव होता है, जो वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर वो लोग निवास करने लगते हैं। इन्हीं को हम मरीन बस्ती कहते हैं और इनकी वृद्धि लगातार शहरों में बढ़ती हुई चली जा रही। ऐसी बस्तियों में पेयजल, प्रकाश, रास्ता और सड़क, शौचालय आदि ये जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं होती हैं इनका भी अभाव होता है। जबकि लोगों की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है अभाव के बावजूद। ऐसे हालात में क्या होगा, विभिन्न प्रकार की बीमारियों का प्रकोप फैलने का हमेशा आशंका बनी रहती है। अगर आप चाहें तो अपने घर के बुजुर्गों से पूछ सकते हैं पिछले 10 साल पहले के क्या हालात थे, तो बताएंगे इतनी भीड़ नहीं थी। अब आप सोचिए कि आने वाले 10 सालों बाद स्थिति क्या होगी, कहीं न कहीं और भी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी। तो जनसंख्या वृद्धि के जो कारण है वो प्रकृति और मानव जीवन दोनों में एक जो तालमेल बना हुआ है वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है उससे वायु, जल, ध्वनि आदि सारे प्रदूषण धीरे धीरे फैलते हुए जा रहे हैं। यदि अगर हम किसी तरीके से जनसंख्या की जो वृद्धि है इसको नियंत्रित कर लें तो क्या हो जाएगा, वनों का कटाव रुक जाएगा, वन नहीं कटेंगे तो जो वायु है, जल है आदि का जो प्रदूषण है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाए। अगर ये कंट्रोल हम कर पाते हैं तो जो हमारा पर्यावरण है वो स्वस्थ जीवन जीने के लिए क्या हो जाएगा, अनुकूल बन जाएगा। तो इन सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, वो जनसंख्या वृद्धि में कटौती यानी नियंत्रण। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है। बच्चों, सीधा प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, क्योंकि जो आपूर्ति होती है हमारी जरूरतों की वो इसी पर्यावरण के संसाधनों से ही हमें होती है। इसी से हम दोहन करते हैं, जिसकी वजह से पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। हम अपने भोजन, अपने आवास जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों का विनाश करते हैं। यानी खाना खाना है, घर बनाना है, आवास बनाना है तो क्या करेंगे, जंगल को ही काट कर खत्म करेंगे, वहीं से भोजन लाएंगे और वहीं की उसी की लकड़ियों का इस्तेमाल हम करते, जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम लगातार श्वसन क्रिया करते, सांस लेते हैं और सांस लेने की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वह अन्य जो हानिकारक गैसें, साथ में मीथेन, जलवाष्प आदि को हम मुक्त करते हैं। और ये जो गैसें होती हैं ये सूर्य से आने वाले जो विकिरण है उनको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती हैं, सोख लेती हैं और वापस उन्हें जाने नहीं देती हैं। इसका जो परिणाम होता है वो क्या परिणाम आता है, पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। और जो तापमान बढ़ता है पृथ्वी का, इसी को हम हरित ग्रह प्रभाव अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये लगातार
घटना हो रही। जो गैसें इस काम को करती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, इनको हम कौन सी गैस कहते हैं? हरित गृह गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प के द्वारा जो किरणें होती हैं सनलाइट की, उनको रोक लेना और पृथ्वी का तापमान बढ़ाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता। बच्चों, पृथ्वी पर जो उपस्थित हरे पेड़ पौधे होते हैं वो करते क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं और फिर उसी से भोजन बना लेते हैं। साथ में ऑक्सीजन गैस को हमें प्रदान कर देते हैं, यानी रिलीज कर देते हैं, जिससे हम सांस लेते रहते हैं। पेड़ पौधे पृथ्वी पर तापमान को नियंत्रित करते हैं, गर्मी को नियंत्रित करते हैं, परंतु हम लगातार पेड़ पौधों को काट कर इस संतुलन को बिगाड़ रहे हैं। तो लोग क्या हो रहे हैं? संपन्न और सुखी जीवन व्यतीत करने के होड़ में लगातार वाहन और विभिन्न यंत्रों जैसे कि रेडियो, टीवी, फ्रिज आदि का लगातार प्रयोग बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, जिससे कई तरह के प्रदूषण देखने को मिल रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। आइए बच्चों, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हम जिक्र करेंगे। अब ऐतिहासिक इमारतों पर इस प्रदूषण का क्या प्रभाव देखा गया है। बच्चों, हमारे रहन सहन, खान पान, रोजगार आदि पर जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव देखने को मिलता है। हमारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। वाहनों और कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है वो प्रदूषण करता है। धुएं में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल में मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और ये अम्ल वर्षा के रूप में इमारत के ऊपर गिरते हैं और उन इमारतों का क्षरण करते हैं। जैसे आप देख पाएंगे ये ताजमहल है, ताजमहल को धीरे धीरे क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? मथुरा बगल में है आगरा के, और वहाँ पर एक रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना है। वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो गैस निकलकर ताजमहल के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है। इसके अलावा आगरा में बहुत सारे फाउंड्री और जनरेटर सेट हैं जो धुआं निकालते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं, जो कि ताजमहल की सुंदरता को एक खतरा के रूप में देखा गया है। ये गैसें ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे गाइडलाइन भी दिए हुए हैं, यानी कि जो भी कारखाने हैं उनको शहर से दूर ले जाना और बहुमंजिला इमारतों के निर्माण पर रोक लगाना। बच्चों, आज जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत है और उसका इम्पोर्टेंस है। बढ़ती हुई जनसंख्या का जो दबाव है वो हमारी सुविधाओं, आवास, खेत, खाद्य पदार्थों और रोजगार पर पड़ रहा है। इन चार बातों को ध्यान रखना है। आवास, खेत, खाद्य पदार्थ और रोजगार, इन चारों पर प्रभाव किसका पड़ रहा है? जनसंख्या वृद्धि का। देश में उपलब्ध सुविधाएं और जनसंख्या का अनुपात समान बना रहे, इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित रखना आवश्यक है। यदि जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया जाता है तो प्रदूषण, रोजगार, रहन सहन आदि क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं को हम कम कर सकते। प्यारे बच्चों, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। आइए देखते हैं हम सभी लोग व्यक्तिगत रूप से क्या क्या प्रयास कर सकते हैं जिससे जनसंख्या की वृद्धि को हम रोक सकें। तो मानव जीवन की जो खुशी है, प्रसन्नता है, वो किससे होती है? परिवार से। बढ़ती जनसंख्या जो परिवार के जो सुख के लिए कहीं ना कहीं अभिशाप बन जाता है। लोगों के रहन सहन, खान पान, शिक्षा पर जनसंख्या वृद्धि का एक विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। कहा गया है बच्चों, छोटा परिवार सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार यानी देश की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास करना बहुत जरूरी है। छोटे परिवार आदर्श के रूप में अपनाए जाएं, स्वीकार किए जाएं और परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमों को अपनाना आवश्यक। अगर हम बात करें सामुदायिक और सरकारी प्रयास की, तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे सरकारी स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, अगर हम बात करते हैं तो प्रचार प्रसार करना जरूरी है शिक्षा के माध्यम से, और परिवार नियोजन के जो कार्यक्रम हैं उनको भी संचालित करना और उसके प्रति जागरूकता फैलाना। साथ में जो बाल विवाह जैसी प्रथाएं हैं इस पर रोक लगाना, स्वास्थ्य सेवाओं और मनोरंजन के साधनों में वृद्धि करना, साथ में दूर संचार के माध्यमों से लोगों को जागृत करना। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से हम कहीं न कहीं नियंत्रण कर सकते हैं और सामुदायिक स्तर पर चित्रकला, नुक्कड़ नाटक, रंगोष्ठी, निबंध आदि माध्यमों से लोगों को हम जागरूक भी कर सकते। तो प्यारे बच्चों, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक साझा की। आइए कुछ बोनस पॉइंट्स भी जान लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या से आधे से अधिक जो आबादी है वो केवल हमारे एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया जैसे एक देश की जितनी आबादी है उतनी आबादी हमारे देश में प्रतिवर्ष बढ़ जाती है, बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। चैप्टर नंबर 11 कक्षा 8 के लिए विशेष रूप से लाभकारी है।
उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर समझने में आसानी हुई होगी। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।